हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, आपका सभी लोग आपका वेट कर रहे थे, बहुत जन को आपको देखना था, सुनना है और आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। बिल्कुल। तो मैं सर का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सर का नाम है डॉक्टर सिडनी डीसा। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है और न्यूट्रिशन फिटनेस एक्सपर्ट है। ये इनका हैप्पी जॉइंट क्लिनिक है पलावा में, साथ में पिनेकल हेल्थ केयर थाना में एसोसिएटेड है ये। सर का रेड फिटनेस क्लिनिक और जिम है पलावा में, साथ में bigland.com सप्लीमेंट का शॉप भी है सिडनी सर का। पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशन कोच भी रहे हैं सिडनी सर। और बॉलीवुड के एक्टर्स को भी इन्होंने ट्रेन किया है। जैसे लास्ट ईयर फियर फैक्टर हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनके सिडनी सर पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशन कोच रहे हुए। और डीएक्सएन 2019 जनवरी 2019 से डीएक्सएन में जुड़े हुए हैं और डीएक्सएन प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के प्रमोटर है। तो डॉक्टर सिडनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सर, पहले तो इंटरव्यू देवकर सर लेने वाले थे, लेकिन हाँ अब मुझे बोले कि तू फार्मासिस्ट है तो डॉक्टर को अच्छी तरह से समझ सकता है। अरे अप्लाई नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? और कौन समझेगा एक्चुअली। और सर एक केस भी हुआ था ऐसा, एक डॉक्टर का है ना कॉल नहीं लग रहा था उनके मिसेस को, कुछ मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पता नहीं, तो उन्होंने है ना घर पे एक नोट लिख के रख दिया उनके मिसेस के लिए। तो उनके मिसेस ने वो देखा पेपर, तो उल्टा सुल्टा किया, ऊपर नीचे देखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फोटो निकाल के मुझे भेजा और बोला, अरे वो डॉक्टर ने क्या लिखा है, पढ़ के तो बता। तो एक फार्मासिस्ट डॉक्टर को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? सही बात है, सही बात है, आपने सही बोला। बहुत से सवालों के जवाब हमें आपसे चाहिए, तो बिल्कुल ट्राई करूंगा मैं मैक्सिमम। मेरी नॉलेज और मेरा जो एक्सपर्टीज है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं मन में रख के आप सबकी बहुत मैं हेल्प करूंगा आज। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये आपने ऑर्गेनाइज किया और लोग, ये बहुत जरूरी है। अभी चीजें बहुत इतनी नाजुक स्थिति पे पहुंच गई है कि हम लोग को एक क्लियर कट आइडिया की बहुत जरूरत है अभी। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना काम छोड़े और 100% इस मे बी एक 1 आवर का हमारा सेशन रहेगा। एक 1 आवर को हम लोग फ्रूटफुल बनाए। मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा। देवकर सर है, माली सर है और संतोष जी आप भी हो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे डीएक्सएन से, बिकॉज आप लोग बहुत सालों से इस डीएक्सएन में हो, तो मुझे भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो ये भी मैं मन में रखूंगा और कुछ अगर चीजें यहाँ वहाँ हो जाए तो प्लीज आप मुझे चीजें पूछ सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे बात के लिए, लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि एक पेपर पेन रखिए साथ में, अपने क्वेश्चंस नोट करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेरे बोलने पे भी बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, तो आपके क्वेश्चंस भी टिक मार्क हो जाएंगे और जो बच जाते हैं वो आप पूछ सकते हैं मुझे एंड में। तो हम लोग चालू करते हैं। जी संतोष जी चालू करिए। बिल्कुल आई एम रेडी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, अभी हम सभी को पता है कि सिचुएशन कितना बाहर, कितना सिचुएशन क्रिटिकल है, कितना सिचुएशन खराब है। तो कोरोना का सब पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। तो एक डॉक्टर के व्यू से अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन है इंडिया में या वर्ल्ड में, तो ये सिचुएशन को आप कैसे, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो आप उसको कैसे देखते? जी बिल्कुल। अभी रिसेंट अगर हम लोग 8 मई यानी कल का हम लोग अगर स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो अराउंड अभी तक के टोटल केसेस फ्रॉम द डे पैंडेमिक डिक्लेयर होके आज तक इट्स ऑलमोस्ट 2.23 करोड़, यानी इतना ज्यादा है। उसमें से पॉजिटिव हम बोल सकते हैं 1.83 करोड़ रिकवर हो गए। लेकिन एक चीज और भी है कि 2.42 लाख इतने लोगों की डेथ हो गई है। एंड ये जो डेथ्स का जो मामला है वो सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा था और बहुत सारे स्टेट्स अफेक्टेड है, लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, कर्नाटक, यूपी और आई थिंक सो अभी शायद आंध्र प्रदेश में भी आज न्यूज आया था कि काफी बढ़ रहा है और वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान में स्प्रेड बढ़ रहा है। तो दीज आर द स्टेट्स जो टॉप 10 में बोलूंगा कि उनको बहुत केयर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है। और जो स्टेट्स में नहीं हुआ है वो प्रिवेंशन की तरफ जाएं और अपने आप को सेफ करें।
तो वीकली जो एवरेज है यानी डेली का मैं एवरेज एटलीस्ट 4 लाख है, तो काफी ज्यादा केसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं सेकंड वेव में। मैं बोलूंगा कि हमारा स्टेट, हम लोग काफी एक थर्ड वेव के कगार पे ऑलरेडी खड़े हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो स्थिति कभी नहीं आए। तो मैं यही चाहूंगा कि लोग समझे इस ग्रेविटी को, कि हम लोग रोज केसेस देखते हैं, वो चीज को बहुत सीरियसली ले और अपना प्रोटेक्शन करें। सर आपने एकदम सही कहा कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल। मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो थर्ड वेव के बारे में ही था। हाँ, कि अभी तो सेकंड वेव का हम लोग डील कर रहे हैं, सेकंड वेव हम देख रहे हैं, फर्स्ट वेव हमने झेला है, कुछ कंट्रीज में थर्ड वेव भी आ चुकी है। तो अगर यही सिचुएशन अगर रही तो थर्ड वेव को कैसे हम डील करेंगे? क्योंकि सेकंड वेव में अभी आपने बताया कि मैं आम जनता को मैं डेफिनेशन दे देता हूँ एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वेव का डेफिनेशन क्या है? तो अगर आप देखिए तो वेव का जो डेफिनेशन है वो वेव कैसे होता है कि एक फ्लैटनेस ऑफ केसेस आना चाहिए तभी एक वेव आता है। वेव इज बेसिकली ओशन में जो वेव आता है वैसा। तो ग्राफ में जो वेव आता है ना, तो तभी वेव थर्ड वेव डिक्लेयर होगा जब सेकेंड वेव का फ्लैटनेस आ जाए, यानी सेकेंड वेव जब खत्म होगा तब हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ेगा थर्ड वेव के लिए। इसका रीजन ये है कि ये हाईली म्यूटेटिंग स्ट्रेन्स है। ये जो हमारे कोरोना वायरस का जो आरएनए है, आरएनए वायरस जो है वो इतनी अच्छी तरह से अपने आप को कोई भी सिचुएशन में ढल देता है कि वो पूरी तरह से म्यूटेशन करने के लिए रेडी हो जाता है, और उसके लिए हम लोग रेडी नहीं है। द रीजन इज फर्स्ट वेव में क्या हुआ था कि हम लोग सारे लोग बहुत ही लगे थे, गोवा घूमने गए, मॉलडीव्स घूमने गए, फिल्म स्टार बहुत लोग ने अपनी अपनी चीजें बोल लगे, हो गया वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, मास्क छोड़ दिया, तो फ्लैटनेस आ गया था, यानी लोगों को लगा कि केसेस नहीं है। फिर एक स्टार्ट हो गया था वेव का। तो मैं ये चाहूंगा कि सेकेंड वेव खत्म तो हो, लेकिन सेकेंड वेव जब खत्म होता है तो दूसरा वेव आने की तैयारी हम ना करें, लेकिन हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। म्यूटेशन अगर हो भी तो हमारे पास एक वेपन है, हमारा इम्यूनिटी। हमारा इम्यूनिटी ही है जो हमको बचा पाएगा, और कुछ नहीं है। मैं शायद बाद में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसके लिए मैं वैक्सीनेशन पे भी आऊंगा, लेकिन हमारा जो वैक्सीनेशन है उस पे हमारा 100% ना दे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है वैक्सीनेशन के बाद इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं कि मास्क छोड़ दूंगा, मेरे मुझे तो वैक्सीनेशन मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं है। बहुत ही गलत चीज है। आपको एक स्ट्रेन से वैक्सीनेशन हुआ है, आपको अपना प्रोटेक्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग के वैक्सीनेशन होने के बाद लोग अपने सब कुछ भूल के वो जाते हैं मार्केट बिना मास्क के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आई फील दैट आई एम प्रेइंग फॉर थर्ड वेव नॉट टू कम, बट आई एम ऑल्सो प्रेइंग दैट वो फ्लैटनेस आ जाए, यानी ग्राफ फ्लैट हो जाए, केसेस ऑलमोस्ट नील हो जाए धीरे धीरे करके, और थर्ड वेव कभी ना आए। इसके लिए इम्यूनिटी सबसे जरूरत है। ओके सर जी, हम लोग प्रे करेंगे कि ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आनी चाहिए लेकिन फिर भी हमें तैयार तो रहना ही है थर्ड वेव के लिए। बिल्कुल। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि अभी आप तो फ्रंटलाइन वॉरियर हो, आप पेशेंट्स डील कर रहे हो, कोरोना का सिचुएशन आप बहुत नजदीक से देख रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ ये पेंडेमिक में आप कैसे मेंटेन करते हो? आप की हेल्थ को ये सिचुएशन में कैसे मेंटेन कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हमेशा जो भी चीज मुझ पे करता हूँ वो मैं पेशेंट्स को, मेरे फेलो डॉक्टर्स को, मेरे सीनियर्स को, कलीग्स को हमेशा मैं बोलता हूँ। तो फॉर मी आई फील आई हैव 2 प्रोटेक्शंस। एक मेरा इंटरनल सिस्टम है और मेरा एक एक्सटर्नल सिस्टम है। एक्सटर्नली मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ बाय वेयरिंग अ पीपी किट, मास्क हो गया, एक फेस शील्ड हो गया, और ग्लव्स हम पहनते हैं, हम लोग गमबूट्स डालते हैं। ये मेरा एक्सटर्नल हो गया कि हम लोग शायद एक नए कोरोना वायरस के कांटेक्ट में नहीं आए। लेकिन इंटरनली क्या? इंटरनली के लिए मैं 100% बोलूंगा कि मैं डीएक्सएन प्रोडक्ट्स पे काफी डिपेंडेंट हूँ, और मैं अपने डोजेजेस भी बताऊंगा, क्योंकि ये हर कोई ये अगर डोजेजेस फॉलो करेगा और इस तरह से लेगा तो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इंटरनली उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ वो है स्पाइरुलिना, आरजीजीएल,
लिंजी स्पाइसेस टी, कॉर्डिसेप, कभी कभी मैं कॉर्डिसेप सीरियल भी और स्पाइरुलिना सीरियल भी खाता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी उनको मैं मिक्स एंड मैच करता हूँ। कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो उसमें जो MCT है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड दे इम्यून को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी उनका काफी हाथ है। तो डोजेजेस ये रहता है कि मैं स्पाइरुलिना एटलीस्ट 16 टेबलेट्स में रोज लेता हूँ छोटे, तो सुबह में 8 खाता हूँ और शाम को मैं 8 खाता हूँ। लिंसी स्पाइसेस टी मेरा दोपहर को या तो एक इवनिंग मेरा रहता ही है। कॉर्डिसेप कॉफी मेरा सुबह रहता है, कभी कभी मैं 2 in 1 कॉफी भी पीता हूँ, मुझे ब्लैक कॉफी काफी पसंद है। और RGGL में अभी 4 to 6 पैर्स पे हूँ, क्योंकि मुझे एक इंटरनली मुझे अपना सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करते जाऊंगा, मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते शायद 10 to 12 पैर्स पे जाऊंगा। तो ये मेरा काफी एक इंटरनली कवच जो मैं मानता हूँ, ये मैं फॉलो करता ही हूँ। इसके अलावा मेरा डाइट जो है वो इट इज वेरी लेस सॉल्ट एंड शुगर इज अ बिग नो फॉर मी। और ऑयल मेरा रहता है वेरी मिनिमल, 30 to 40 ml मेरा मिनिमल रहता है मेरा ऑयल। आई हैव लॉट ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, और मेरे प्रोटीन इंटेक मेरा 100 to 120 ग्राम रोज का रहता है। और साथ में मैं मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और मैं थोड़ा सा वर्कआउट भी करता हूँ रात को। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ जिम, तो मैं अपना जिमिंग वहां पे करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास जिम नहीं है तो भी घर पे वर्कआउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या तो कोई एरोबिक ट्रेनिंग या योगा, कुछ भी जुम्बा या कुछ भी आप करिए, इससे आपका काफी बॉडी का नीड बढ़ता है। और आप जो डाइट खाते हो, DXN के प्रोडक्ट्स हो गए या तो आपका फूड, वो प्रॉपरली एसिमिलेट होता है, कंपोनेंट्स प्रॉपरली बॉडी में जाते हैं, एक्यूमुलेशन नहीं होता है और बॉडी डिटॉक्स होता रहता है। तो आई थिंक सो दिस इज द वे आई मेंटेन माय हेल्थ एंड माय फैमिली, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा फैमिली भी क्लोजली मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा, तो उनके लिए मैं भी यही मैं करता हूँ। जी 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 सर। और आपका हेल्थ और आपकी एनर्जी तो हमेशा मुझे दिखती ही है कि आप कितने फिट हो, कितने चुस्त हो। सर अभी आज दोपहर को मैंने न्यूज सुनी तो उसमें कुछ आंकड़े ऐसे आए कि 9 लाख पेशेंट ऑक्सीजन पे है और अराउंड 1,70,000 पेशेंट वेंटिलेशन पे है। ये इंडिया का डाटा है। तो मेरा सवाल ये था सर कि अपनी जो हेल्थ केयर वर्कर्स है अभी, जैसे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स, तो इनके ऊपर अभी कितना प्रेशर है? क्योंकि पेशेंट तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि 4 लाख प्लस 4 लाख 3,000 पेशेंट अभी रोज के आ रहे हैं। तो हेल्थ वर्कर के ऊपर अभी कितना प्रेशर है? देखिए, मैं बोलूंगा कि जितना नया ये लोगों के लिए है ये डिजीज, उतना ही नया हम लोग के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने पैंडेमिक 10 साल पहले देखा था जब मैं MBBS कर रहा था, तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है या फिजिशियंस को बहुत एक्सपीरियंस है। उसका दवा भी हमको नहीं पता, उसका वैक्सीनेशन कैसे वर्क करता है वो भी हमको नहीं पता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज में डिफरेंट डिफरेंट आता है। मैं बोल सकता हूँ एक पेशेंट को सिर्फ हेडेक था, उसको HRCT नॉर्मल, उसका हर चीज नॉर्मल था, एंटीजन भी नेगेटिव, हर कुछ नेगेटिव था, हेडेक, आईज ब्लरिंग हो रहा था, यही हो रहा था। एंड 7th डे पे उसका ऑक्सीजन कम होने लगा। फिर हम लोग ने वापस से HRCT किया तो पता चला कि कोविड पॉजिटिव है। अभी आप ही सोचिए, अगर एक पेशेंट हेडेक लेके आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि जाके HRCT कराइए, अपना कोविड टेस्ट कराइए, वो मुझे बोलेगा क्या डॉक्टर, कुछ भी बोलता है, कुछ समझ में नहीं है रे, आपको नहीं आता है तो आपने सीधा बोल दिया, बिकॉज वी डोंट नो, इट इज वेरी डिफरेंट फॉर अस। डायरिया के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, हेडेक के साथ पेशेंट आ रहे हैं, डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं। दिस इज द रीजन ऑफ म्यूटेटिंग स्ट्रेन। जो म्यूटेटिंग स्ट्रेन है पहले से लंग्स को अफेक्ट करता था, आज वो किसी भी चीज को करता था। हेडेक करके इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, दिमाग के अंदर की नसें भी टूट जाती है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, हमको लगता है बीपी उसका बढ़ गया होगा, लेकिन बीपी वगैरह नॉर्मल रहता है, पता चलता है कोविड पॉजिटिव था। तो मुझे यही बोलना है सबको कि हमारा कॉपरेट करिए, हमको कॉपरेशन दीजिए, हमको समझिए और हमारा हाथ बटाइए। वी आर नॉट हियर टू से दैट वी आर ओनली, हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स है तो हमारे हाथ में सब कुछ है, नहीं। हम लोग 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग अगर हमारा वीकनेस है तो 130 करोड़ हमारा स्ट्रेंथ भी है। हमारा 130 करोड़
क्यों हम पॉजिटिव नहीं सोचे? 130 करोड़ कैन बी द स्ट्रेंथ। अगर 130 करोड़ अगर एक हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। ये वायरस इतना वीक वायरस है कि एक सैनिटाइजर के ड्रॉप से वो मर जाता है, हाथ धोने से वो मर जाता है। हमारे पीपी किट के अंदर नहीं जा सकता, हम लोग ने N95 पहना, अंदर नहीं जा सकता। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला कौन है? ये हम ही है। ये हम ही है जो एक दूसरे को वायरस दे रहे हैं बाय नॉट वेयरिंग अ मास्क। ये हम ही एक दूसरे को दे रहे हैं बाय नॉट वॉशिंग आवर हैंड्स, सैनिटाइज नहीं करके और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हम ही है जो इस वायरस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दिस वायरस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ आवर लीनियंसी, इट इज बिकॉज ऑफ आवर फुलिशनेस दैट इट हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इसको हम रोका जा सकता था, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि लोगों को नॉलेज नहीं था। कितने लोग तो ये भी सोचते कि कोरोना वायरस जैसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक हवा बना गया है, ये है वो है, बहुत कुछ चीजें चलती है। तो आधे लोग तो वैसे ही मास्क नहीं पहनते, लेकिन हम लोग ने माइक्रोस्कोप में इसको देखा है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इसको देखा है। ये वायरस है, ये एक सच चीज है, इसको हम लोग को निकालना है। जितना जल्दी निकले वो अच्छी बात है। और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे मैं चीजें थोड़ी बोलूंगा कि वेंटिलेटर एक ऐसी चीज है जो हर हॉस्पिटल में नहीं होती। बिकॉज वेंटिलेटर का अगर हम लोग एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चेकअप, हर हॉस्पिटल को 1.5 से 2 लाख रुपए हर साल पे करना पड़ता है उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए। और अगर आप देखो कोरोना के पहले वेंटिलेटर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, पूरे महीने में 2 पेशेंट आते थे वेंटिलेटर के लिए। तो आप एक नॉर्मल नर्सिंग होम जिसमें उसकी आमदनी इतनी नहीं है, वो डॉक्टर अगर 10-12 लाख का वेंटिलेटर रखेगा तो वो अपना कैसे मेंटेनेंस करेगा? तो लोग बहुत बोलते हैं कि सर क्या आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, इतना कोविड चल रहा है, 15-20 वेंटिलेटर खरीद लो। अरे इट इज नॉट सो इजी, इतना तो स्टॉक भी नहीं है। वी डोंट हैव स्टॉक्स फॉर वेंटिलेटर। अभी यूके से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, तो इट इज नाउ, बट बिफोर दैट वेंटिलेटर का शॉर्टेज हमेशा हर हॉस्पिटल में था। ओके बड़े बड़े हॉस्पिटल में होगा, बट छोटे छोटे नर्सिंग होम में भी लोग आते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि व्हाई आर वी वेटिंग फॉर द डिजीज टू कम? व्हाई नॉट प्रिवेंट प्रिवेंट प्रिवेंट? प्रिवेंशन इज एवरीथिंग फॉर दिस डिजीज। सो प्लीज मेरा एक ये मैसेज रहेगा कि वर्क ऑन योर प्रिवेंशन, डोंट वेट टू एंटर द हॉस्पिटल डोर्स। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने कहा कि 130 करोड़ अपनी स्ट्रेंथ है, तो ये 130 करोड़ लोग सर आप सभी फ्रंटलाइन वॉरियर के साथ है, और हम इस लड़ाई को आपके साथ खड़े रह के जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। तो सर जैसे आपने अभी एक सब्जेक्ट छेड़ा था इम्यूनिटी, हाँ, तो थोड़ा इम्यूनिटी के बारे में हमें बताइए कि ये एक्चुअली इम्यूनिटी है क्या, और इस इम्यूनिटी को जैसे अभी बहुत से प्रोडक्ट आ रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, तो उसको नेचुरली कैसे बूस्ट करें? इम्यूनिटी क्या है और उसको नेचुरली हम कैसे बूस्ट करें, इसको कैसे बढ़ाएं? हाँ, तो इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में जो हम लोग को एक बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एक पैथोजन से हम लोग को बचाता है। अभी ये हम लोग इजीली हम लोग बोले कि एक चोर अगर हमारे बिल्डिंग में अंदर आ जाए तो अचानक से हम लोग सब एक अवेयरनेस हो जाता है। बिल्डिंग में एक चोरी होती है, लेकिन आप देखोगे कि बिल्डिंग के सारे लोग अपना ग्रिल लगा देते हैं, अपने डोर के सामने वो 2-3 लॉक लगा देते हैं, और फिर उन लोग अपना सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं, 4-5 सिक्योरिटी रखते हैं एक ही चोर के वजह से। क्योंकि उनको लगता है कि आज एक चोर आया है, कल को 10 चोर आएगा, कल को और 15 चोरी होगी, कल कुछ और हो जाएगा, तो हम लोग को अभी एकदम रेडी रहना है। तो इम्यूनिटी भी एक ऐसी चीज है कि जैसे ही कोई भी एक एंटीजन यानी कोई कोरोना वायरस या बैक्टीरिया कोई भी हमारे बॉडी में जाए, तो हमारे बॉडी एक ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करती है जो आने वाले एक चीज से हम लोग को बचाती है और हमारे अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी इज बेसिकली इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उसको एंटीबॉडी बोलते हैं, और जो हमारा दुश्मन है, हम लोग ऐसा जो दुश्मन है सामने उसको एंटीजन बोलते हैं। तो ये हम लोग को उसको प्रतिरोधक शक्ति हमारे बढ़ाती है, और इस चीज को हम लोग को हमेशा इतनी अप रखनी चाहिए जिससे हमारा बॉडी का एक इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस है। आई ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी इम्यूनिटी। प्लीज नोट दिस वर्ड, क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इम्यूनिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। इम्यूनिटी बहुत सारे सेल्स है, लेकिन हर एक सेल का क्वालिटी आप देखोगे ना तो कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे पुलिस वाले कौन है, उनके बॉडी नहीं है उनके पास।
चोर आएगा तो वो भाग नहीं सकते, वो मार नहीं सकते। तो इतना क्वांटिटी, इम्यूनिटी का क्वांटिटी अगर हो रहेगा तो कोई भी उसको मार देगा। हमारे पास क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी होना चाहिए। ये क्वालिटी कैसे आएगा? इट इज देन वेयर आई से डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज डीएक्सएन के आरजीजीएल स्पाइरुलिना, they will enter the cells, they will replenish the cell, they will make each and every cell of the body including immunity के cells और हमारे बॉडी के cells को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कचरा निकालेंगे। और उसके बाद जब कोविड का वायरस आता है हमारे बॉडी में, उसको अच्छी तरह से वो सामना कर सकते हैं। ये क्वालिटी जो है वो हमेशा हमारे गुड भोजन, यानी गुड़ गुड़ कुछ भी हम लोग खाते हैं, अच्छा खाते हैं, उससे ही आता है। और हम लोग को इसीलिए डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को सेवन रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो कोविड के टाइम या उस टाइम पे लेंगे, फिर बोलते हैं कि हाँ हमारे बाजू वाला तो कोविड नेगेटिव हो गया है तो स्पाइरुलिना बंद कर देते हैं। और फिर वो लोग सोचते हैं, नो, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी इज द की। आप नहीं सोच सकते कि आज आपका बॉडी हमेशा चेंज होता रहता है। आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो 2 साल पहले देखिए कितना चेंज हो गया है, 2 साल के बाद चेंज होने वाला है। हमारा बॉडी चेंज होते जा रहा है। एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट आवर सेल्स आर चेंजिंग। तो उसके सामने हमें आरजीजीएल स्पाइरुलिना ऑन रखना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इवन इफ यू आर वेल or even if you are sick, do not stop having RGGL spirulina, because it will make the quality of your cells so weak कि आपको फिर सेकेंड इन्फेक्शन होने का चांस भी रहेगा और लोगों को इन्फेक्ट करने का भी आपको बहुत डर है। तो ये मैं हमेशा बोलूंगा। ओके, तो क्वालिटी इम्यूनिटी के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है, सिर्फ इम्यूनिटी नहीं तो क्वालिटी इम्यूनिटी। ओके सर, मेरा अगला सवाल जो है वो एक ऐसे फैक्टर के ऊपर है कि वो है तो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, वो है ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन की तो हमेशा जरूरत है, लेकिन अभी कितनी जरूरत है, उसका इम्पोर्टेंस कितना है, अभी लोगों को मालूम पड़ रहा है कि जब भी ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है या फिर बाहर से इवन एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मंगाना पड़ रहा है, तो हम नेचुरली ऑक्सीजन लेवल हमारा कैसे मेंटेन करें? तो ये मुझे पूछना था आपको। जी, अभी मैं थोड़ा इस डिजीज प्रोसेस में जाऊंगा तो हम लोग ऑक्सीजन की वैल्यू समझेंगे। ये कोरोना वायरस जो है, ये पेंडेमिक जिससे हुआ है, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। राइनो वायरस बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी वायरस है। यानी इनिशियली हमारा लंग्स इफेक्ट होता है, तो हमारे लंग के अंदर वो पानी छोड़ता है। जैसे एलर्जी रिएक्शन होता है ना, तो जैसे हम लोग को अगर कोई एलर्जी रिएक्शन स्किन पे होता है तो हमारे बड़े बड़े ऐसे ब्लैब्स हो जाते हैं, स्किन में पानी भर जाता है। वैसे ही कोरोना वायरस जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसमिशन होता है, एक्सचेंज जहाँ पे होता है वहां पे पानी भर जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा जो रहता है बॉडी का, वो कम हो जाता है। इसीलिए हवा में तो ऑक्सीजन है, लेकिन हम जब उसको ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे ऑक्सीजन बॉडी में तो एयर जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाता है। हम लोग को हमारे एयर में जितना भी पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ हमारे बॉडी में जाता है। फिर हमारा बॉडी इसको सिलेक्ट करता है कि यहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन लेना है, यहाँ से हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, वो सब होता है। ये सब होता है एल्वियोलाई लेवल पे, जो हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के आगे है। अब क्या होता है कि अगर ये एल्वियोलाई पानी से भर जाते हैं तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है और हम लोग की सांस फूलने लगती है। ये चीज अगर हम लोग को प्रिवेंट करना है तो ऑब्वियसली कोरोना का जो हम लोग को पेंडेमिक है, इसलिए मैं बोलूंगा कि प्रिवेंशन तो है ही। लेकिन अगर कोरोना वायरस नहीं भी रहता, अगर पेंडेमिक नहीं भी रहता, तो भी बहुत लोग को ब्रेथलेसनेस होती है। ये होती है जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम रहता है, हमारे बॉडी में, तब हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का डाउन हो जाता है। इसको अनीमिया बोलते हैं। तब लोगों को देखते हैं अनीमिया 5 6 या 4 होता है, या कभी कभी 6.5 में भी पेशेंट्स आते हैं, उनके बहुत सारे उनके सिम्टम्स होते हैं ब्रेथलेसनेस के। हम लोग सब कुछ चेक करते हैं, लंग भी ठीक है, लेकिन फिर पता चलता है उनका ब्लड ही कम है। तो यहाँ पे आता है स्पाइरुलिना। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, स्पाइरुलिना में फाइकोसाइनिन इतना बेहतरीन आपको अंदर से, इतना आपका जो एचबी लेवल बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, कि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। अगर आपको कोरोना वायरस से आप पीड़ित भी होते हो
आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होगा, मैं बोलूंगा थोड़ा डाउन होगा बिकॉज आपके पानी भरे हैं, बट आपका एचबी लेवल इतना बेटर होगा कि आपका रिकवरी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आई फील इफ यू वांट टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल नेचुरली, आई फील स्पाइरुलिना इज द बेस्ट वे टू डू इट। ओके ओके, तो जितना ज्यादा स्पाइरुलिना हम लोग कंज्यूम करेंगे उतना ये सिचुएशन में हमारे लिए और बहुत मैं अच्छा है। बोलूंगा DXN स्पाइरुलिना इज द बेस्ट बिकॉज इसका जो हम लोग का क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द स्पाइरुलिना इज वेरी हाई। ये हम लोग कुछ जो दूसरे कंपनी का मैं बात तो करूंगा नहीं, लेकिन जो हमारा स्पाइरुलिना का जो रिसर्च पेपर्स हुआ है, डॉक्टर साइंटिस्ट ये सब लोग ने इतना प्रूव किया है कि हमारा स्पाइरुलिना में ना तो कोई एक एडिटिव फैक्टर है या कोई हम लोग ने अंदर चीजें डाल दी है उसको मोटा बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इट इज सो प्योर दैट इवन किड्स फ्रॉम 1 day kid एंड 100-year-old मैन दोनों के लिए सेफ है, साइड इफेक्ट भी नहीं है और प्योर बहुत है। इसलिए आई फील आई शुड ऑलवेज से DXN स्पाइरुलिना व्हेनेवर आई से स्पाइरुलिना, दैट विल बी द बेटर वर्ड। एग्जैक्टली, तो अपना DXN स्पाइरुलिना इज द प्योरेस्ट वन। बिल्कुल 100%। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कोविड का वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो हाँ। उसकी वजह से सेकंड वेव, थर्ड वेव, डबल म्यूटेट, ट्रिपल म्यूटेट हो गया। तो हाँ। ये म्यूटेशन एग्जैक्टली क्या है, और मैं हाँ मैं उसके अभी नए यही सिम्टम्स बोलूंगा क्या आ कि रहे हैं? अगर आप वायरस होते तो आप नहीं सोचते कि मैं जिंदा रहूं, मेरे मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, मेरे ऊपर वैक्सीन डाल रहे हैं, मेरे ऊपर DXN का स्पिरुलिना डाल रहे हैं, मेरे ऊपर RGGL डाल रहे हैं, और मैं चुप बैठा रहूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं? बिल्कुल नहीं। नेचर इज ऑलवेज फॉर एवरीवन। नेचर बोलता है मैं सबके लिए एक हूं। अगर मैं बैक्टीरिया के लिए हूं तो मैं ह्यूमन के लिए भी हूं, अगर ह्यूमन के लिए हूं तो वायरस के लिए भी हूं। तो वायरस क्या करता है, उसके पास भी दिमाग है, वो सोच रहा है कि ये इम्यूनिटी, अभी लोग इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंसान में मैं जा रहा हूं तो वो मैं मर जा रहा हूं, तो चलो मैं अपने आप को ऐसा कर देता हूं कि मैं बच जाता हूं। ही ऑल्सो वांट्स टू लिव। कोरोना वायरस को मरना नहीं है, उसको भी जिंदा रहना है। तो ये उसको जिंदा रखने के लिए उसके पास एक ही पावर है, वो है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता रहता है। आपको शायद कोरोना वायरस के वजह से लोगों को म्यूटेशन के बारे में इतना नॉलेज है, बट ऐसा नहीं है, हर वायरस म्यूटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस बहुत ही हाईली म्यूटेटेड है, इसीलिए आज तक उसका वैक्सीन नहीं बन पाया। वो इतनी जल्दी म्यूटेट करता है, वो इतनी जल्दी उसका वो हो जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत लोग को HIV वायरस का वैक्सीनेशन दिया गया, उनको HIV वायरस हो गया, so then they had to stop lot of things, so it is very difficult to stop the mutation. तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है, इट इज बिकॉज वी आर डेवलपिंग इम्यूनिटी एंड द एनवायरमेंट इज चेंजिंग। हमारा एवरीडे पोल्यूशन और हमारा वेदर टेम्परेचर और बहुत सारी फैक्टर्स है, उसके वजह से कोरोना वायरस जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो चेंज करता है। तो हम लोग को ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। वी हैव टू नॉट थिंक अबाउट म्यूटेशन। हम लोग को हमारे सेल्स को ठीक करना है। अगर हमारा सेल ठीक है, लेट 100 म्यूटेशंस अकर, हमारा बॉडी उस पर भी भारी पड़ेगा। our body is ready to fight any mutation in the body, just it has to be kept very good, like हमारे बॉडी का इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम इतना बेटर होना चाहिए कि हर वायरस आने दो उसको म्यूटेट भी होने दो। सी दैट इज व्हाई पीपल आर गेटिंग री इन्फेक्शन। और वेव का भी ये एक हो सकता है कि जो आता है वो एक म्यूटेशन वाला आता है, बट इट इज नॉट बिकॉज म्यूटेशन होता है इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। पीपल आर नॉट बॉदर्ड ऑफ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में होता ही नहीं है, इम्यूनिटी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, उनको यही लगता है कि बस मास्क पहनो और हम लोग को इम्यूनिटी मिल गया। नहीं, यू हैव टू डू 2 थिंग्स, एक्सटर्नली भी करना और इंटरनली भी करना। तो सर ये इसके म्यूटेट तो आगे जाके आने ही वाले, तो इसके जनरेशन आने वाले हैं, बस हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, रादर देन क्वालिटी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। हाँ, मोर देन थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग्स, थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। हमारा इम्यूनिटी के बारे में सोचो, हमारा हेल्थ कैसे हम लोग ठीक रहेंगे। पूरा दिन हम लोग वी आर मोर बॉदर्ड ऑफ द वायरस, we talk more about the virus than we talk about our own health. We should talk about our own health system than the country's health system. खुद का हेल्थ सिस्टम लोगों का ठीक नहीं है और लोगों इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे बातें कर रहे हैं, पर घर पे बैठ के दे आर ईटिंग ऑल इल फूड, नॉट ईटिंग प्रॉपर डाइट, स्पाइरुलिना नहीं खा रहे, RGGL नहीं खा रहे, और फिर बोलते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बैड हो गया। तो दिस इज द रॉन्ग वे।
तो सर अपने हेल्थ कंसल्टेंट जितने भी है तो लोगों को ये अवेयरनेस तो फैला रहे हैं सब जगह पे, बता रहे हैं कि आप आरजीडीएस स्पाइरुलिना खाओ, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो सुनते नहीं, और फिर जब वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब हमारे पास आते हैं कि भाई अब क्या करें, अभी तो हाँ इन्फेक्टेड हो गया, मेरा ऑन द पेपर रिपोर्ट आ गया है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो अब क्या करें। तो उनका सवाल आता है कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ तो अब मैं डीएक्सन के कौन से प्रोडक्ट यूज करूँ, तो वो केस में बराबर। आप क्या सजेस्ट करोगे? पहले तो उनके कान खींचो, पहले उनके कान खींचो। हाँ, पहले उनको बोलो कि तुम लोग क्या वेट कर रहे थे कि तुम लोग को डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हम लोग जब बता रहे थे तब तो लिया नहीं, और अभी हो गए तो आ गए, चलो कोई बात नहीं, एवरीबॉडी इज वेलकम पहले तो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि वी हैव टू फर्स्ट सी द स्कोर। जैसे सीटी स्कोर है, एचआरसीटी में एक स्कोर आता है और आरटीपीसीआर में एक स्कोर आता है, दोनों का नाम सीटी है, सीटी स्कोर होता है दोनों में। लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो उल्टा है। एचआरसीटी स्कोर में जो स्कोर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आरटीपीसीआर का जो स्कोर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आरटीपीसीआर स्कोर 9 है तो एक्चुअली सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, और अगर 25 है, 30 है, जैसे मेरे पास कॉल आते हैं सर आरटीपीसीआर 35 है, तो इसका बहुत ही कम वीरुलेंट है, यानी सीवियरिटी कम है। लेकिन सीटी स्कैन में उल्टा है, सीटी स्कैन में जो है वो डायरेक्टली है। जैसे कि अगर सीटी स्कैन में 25 का स्कोर है तो वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड दिखाता है। अगर सीटी स्कैन स्कोर 6 है तो आई एम सेइंग इट इज अ माइल्ड कोविड इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले तो सिम्टम्स देखना है कि पेशेंट को सिम्टम क्या है। अगर उसको सिम्टम सिर्फ नॉर्मल टेस्ट गया है और थोड़ा सा जनरलाइज वीकनेस है वगैरह है, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ माइल्ड कोविड इन्फेक्शन। अगर उसको फीवर है, चिल्स आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वीकनेस है बॉडी में, और उसको कॉफ हो रहा है, तो हम लोग ये मॉडरेट बोलते हैं। अगर ब्रेथलेसनेस हो रहा है, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कैपेसिटी कम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, गिर जाता है, खाने का मन नहीं करता है, उसको हम सीवियर बोलते हैं। नाउ आई विल टेल यू के मॉडरेट और सीवियर में वी शुड टेल द पेशेंट टू गो टू द हॉस्पिटल। द रीजन इज दैट whatever happens in immunity, it is a very slow process। मैं अगर आपको, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, अगर मैं उसको कुछ दे दूंगा तो जल्दी से इफेक्ट नहीं होगा। एंड मेनी ऑफ अस आर नॉन मेडिकोस। अगर आप देखो जाए तो अगर एक नॉन मेडिको एक दूसरे नॉन मेडिको को बोलेगा कि तेरा बहुत सीवियर है तू ये ले ले, तो इट इज बेसिकली ही विल आल्सो फील टेंशन कि अगर इसको कल कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। तो आई फील प्रैक्टिकली अगर हम सोचने जाए तो माइल्ड केसेस में वी कैन स्टार्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। यू कैन स्टार्ट 2-in-1 कॉफी, स्पाइरुलिना, आरजीजेल, लिंजी स्पाइसिस टी, कोकोनट ऑयल, और रोजेल जूस फॉर विटामिन सी, रोजेल जूस और नोनीजी, ये हम माइल्ड में चालू कर देते हैं। और माइल्ड और मॉडरेट टू सीवियर में मेगा डोजेस चालू कर दो आरजीजीएल का। आरजीजीएल का मेगा डोजेस चालू कर दो, 30 पैर, 30 स्पाइरुलिना, 2-in-1 कॉफी। अगर देखो इट बेसिकली खाने का कुछ ऐसा बहुत टेस्ट नहीं आता है तो कॉफी वगैरह गोज वेरी वेल। बेवरेजेस, गरम गरम बेवरेजेस, स्पाइसेस टी अच्छा भी लगता है। तो आई फील मेगा डोजेस चालू कर दीजिए, एंड 30 पैर्स तो मिनिमम पर डे जाना ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, हाँ, अलॉन्ग विद दैट एलोपैथिक मेडिसिन एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन तो जाना ही चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि वी नीड टू कप द मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन भी कभी कभी सीवियरिटी को कम कर देते हैं। तो सीवियर केसेस के लिए मैं बोलूंगा कि हॉस्पिटलाइज और वो सब करना चाहिए, बट माइल्ड टू लिटिल बिट मॉडरेट केसेस में दे शुड कंप्लीटली स्टार्ट डीएक्सएन प्रोडक्ट्स। ओके ओके। तो सर माइल्ड केस में इन केस अगर होम क्वारंटाइन है तो भी हाँ, अपने प्रोडक्ट को मेगा डोज अगर लेते हैं तो उनको रिकवरी में बहुत जल्दी, हेल्प होगी। बहुत जल्दी। मेगा डोजेज में आई हैव सीन 10 to 12 डेज में कंप्लीटली टेस्ट आ जाता है। कोविड नेगेटिव होने के बाद भी 3 वीक्स लगता है टेस्ट आने में। कोविड नेगेटिव होने के बाद भी इट इज नॉट दैट, बिकॉज आपका जो नोज के जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो आपका कोविड नेगेटिव हो जाता है, लेकिन वो वापस से आने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मेगा डोजेस खाने पे रीजनरेशन फास्ट हो जाता है, तो आपका टेस्ट वापस आ जाता है, आपका स्फूर्ति आ जाता है, बिकॉज आपके बॉडी में इतने सारे प्रोडक्ट्स अंदर जाते हैं। आरजीजीएल आपका बॉडी का रीजनरेशन कर जाता है, तो हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है, तो रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है आपकी बेसिकली। सर मेरे अगले सवाल का जवाब तो आपने इसी सवाल में दे दिया। मेरा अगला क्वेश्चन हाँ ये हाँ था कि बिल्कुल। अपने आरजीजीएल टी, स्पाइसी टीज और कोकोनट ऑयल और रोसे, ये सब हमें कैसे हेल्प करेंगे? तो
हाँ, आप जो टी जो है ना, जो गैनो टी है हमारा, उसका स्टीम ले सकते हैं, वेरी गुड वे। आप स्टीम ले लीजिए, और जो अंदर से जो स्टीम आता है, जो गरम गरम स्टीम आता है ना, इवन दैट इज वेरी मच हेल्पफुल when you are taking steam of like hot water vaporization करते हैं। मैं बोलता हूँ 1 चम्मच आप उसमें गैनो टी डाल दीजिए, और गैनो टी का जो स्मेल है वो भी मैं आपको बोलता हूँ आपके नोज के जाएगा, और आपका रीजनरेशन बहुत ही फास्ट करेगा। तो आई फील दैट इज वन थिंग विच यू कैन ट्राई। तो सिर्फ स्टीम नहीं लेना है, हमें ऋषि गैनो टी का स्टीम लेना है। बिल्कुल, ऋषि गैनो टी का स्टीम। सर अगला सवाल जो मेरा है वो बहुत से लोगों का दिल का सवाल है। अच्छा। शाम को एक लड़का आया था मेरे पास, वो मुझे हाँ। पूछ रहा था कि सर जी ये लॉकडाउन कब खुलेगा, अरसा हो गया गर्लफ्रेंड को मिले हुए। मैं खुद चाहता हूँ कब खुलेगा लॉकडाउन सर? खुले, मैं खुद चाहता हूँ लॉकडाउन खुले। मैं एज अ पर्सन हु इज लाइक थोड़ा सा, मैं अगर लोगों के बिजनेस के लिए हमें सोचूंगा कि लोगों के बिजनेस से बंद है, नहीं जाएंगे शाम को तो क्या खाएंगे शाम को, लाइक इट इज लाइक अगर काम पे नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे शाम को, तो वो मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। ये लॉकडाउन किसी को पसंद नहीं है, बी इट पॉलिटिशियंस, बी इट डॉक्टर्स, बी इट बैंक पीपल, नो वन वांट्स टू सिट एट होम। हम सबको बाहर जाने की बहुत, हम लोग को लगता है वी कैन नॉट स्टे इन अ केज, लेकिन दिस इज द ओनली वे टू कर्ब द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। हमारा ट्रांसमिशन रुक जाता है, और ये कब होगा? तो आई फील कि अगर आप चाहते हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हो कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाए तो घर पे बैठे रहिए, सीधी सी बात। टू हैव द पावर टू ओपन अप द लॉकडाउन। अगर आप लॉकडाउन में भी बाहर जाओगे तो गवर्नमेंट और बढ़ा देगी। मैं सबको यही बोलता हूं, अगर आप चाहते हो कि लॉकडाउन खुले तो उसका एक ही चीज है कि केसेस बंद हो जाना चाहिए। और केसेस कब बंद होंगे? जब ट्रांसमिशन बंद होगा। ट्रांसमिशन जब बंद हो जाएगा, क्योंकि हम घर पे बैठेंगे, तो घर पे बैठिए, घर पे बैठिए, घर पे बैठिए। जितना कम जरूरी है बाहर जाइए, वैक्सीनेशन के लिए जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपने काम के लिए जाइए, और फिर घर पे आके अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करिए, घर वालों से ज्यादा मिलिए मत, सीधा आके, और केसेस को कम करिए, आपका लॉकडाउन खुल जाएगा। एग्जैक्टली। ये दिन भी चले जाएंगे, और किसी महान व्यक्ति ने तो कहा ही है ना, अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। वेंटिलेशन के मास्क से अच्छा है कि अपना कॉटन वाला मास्क पहने। मैं यूजुअली लाइटर वाला जो टेस्ट है वो करता हूँ। आप पहनिए, मास्क पहनिए और लाइटर सामने रखिए, या तो अपना हाथ रखिए और फूंक मारिए। अगर आप फूंक मारते हो, अगर आपका हाथ में वो ब्रेथ फील होता है तो आप डबल मास्क कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपका वो हो जाता है, अगर लाइटर आप करोगे और लाइटर पे फूंक मारेंगे और लाइटर बुझ जाता है, इसका मतलब है कि एयर पास हो रहा है, तो इट इज ऑफ नो यूज। ये एक टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है कि आप N95 पहनिए या तो रेस्पिरेटर्स पहनिए, ये अच्छा होता है। यूजुअली हम पहनते हैं बिकॉज हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट में जाते हैं लोगों के, और पेशेंट्स के मिलते हैं वगैरह, तो हम लोग के लिए जरूरत है। लेकिन आई फील सो नॉर्मल N95 और सर्जिकल मास्क इज वेल, बहुत ही अच्छा है। आप उसके लिए करना चाहिए। घर पे मास्क मत पहनिए, बिकॉज होता क्या है कि फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे बॉडी में कम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। तो जब भी आप चाहते हो कि मास्क निकालना चाहते हैं, ऐसी जगह पे रहिए जहां पे कोई नहीं हो, और जैसे ही कोई आता है तो आप पहन लीजिए मास्क। और एक साथ में सवाल है कि सर अभी नेक्स्ट मंथ से मानसून चालू हो रहा है, और प्रेडिक्ट तो हुआ है कि टाइम पे मानसून आने वाला है। तो मानसून में बहुत सी बार देखा गया है कि लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, और हाँ। वो वर्नरेबल है कि कोई तो डिसीज उनको लग जाए, और ऑलरेडी तो ये पैंडेमिक सिचुएशन चालू है। तो ये केस में हम क्या प्रिकॉशन ले कि ताकि अपनी इम्यून सिस्टम अप टू मार्क रहे और कोई इन्फेक्शन ना हो? देखिए, वाटर जो है, मॉनसून की बात करेंगे तो हम पानी की बात कर रहे हैं, बेसिकली इट इज वाटर। सो वाटर इज लाइफ, यानी हर चीज, हम भी पानी में रहते हैं, और बैक्टीरिया, वायरस, मलेरिया के पैरासाइट, सब कुछ पानी में ही पलते हैं। तो इट इज द टाइम वेयर मेनी डिजीजेस स्टार्ट गेटिंग, डेंगू है और मलेरिया है और टीबी है, सब कुछ चीजें बहुत फास्ट हो जाती है। अनदर रीजन इज दैट पीपल भीग जाते हैं, पीपल अपने आप को भिगा देते हैं बारिश में, तो सर्दी लग जाती है।
और सर्दी लग जाती है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अगर मानसून में अगर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज डोंट गेट सिक, डोंट वेंचर, रेनकोट पहनिए, डोंट गेट सिक। मानसून जो है इसको अगर कुछ हो जाए आपको, आपको सर्दी भी लग जाए, आपको फीवर लग जाएगा, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कोविड आपको होने ही वाला है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी इतना डाउन है। और अभी हर चौथा आदमी, मैं पॉजिटिविटी रेट पे एक्चुअली मैं भूल गया, every 100 people when tested today 3 people are getting positive। ये पॉजिटिविटी रेट है, यानी अगर आप सोचे 100 लोग जाते हैं टेस्ट करने के लिए एवरेज, तो 23 people are getting positive। ये बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है, यानी आज के टाइम पे every 4th person is positive। 25% गिन लेते हैं, 22 है तो 25% राउंड फिगर कर लेते हैं, हर चौथा आदमी कोविड पॉजिटिव निकलता है जब टेस्टिंग करते हैं। अभी आप सोचिए कि अगर आपको सर्दी हो जाती है मॉनसून में, अगर आपको कुछ ऐसा हो गया, आप वो चौथे आदमी के कांटेक्ट में अगर आ गए तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप गरम गरम चीजें पहनिए और अपने रेनकोट पहनिए, और 2 in 1 कॉफी, 3 in 1 कॉफी, कॉर्डिसेप, ये जैसे ही घर में आओ अपने आप को गर्म कर दो अंदर से भी, तो यू कैन हैव दैट। तो दिस इज माय मॉनसून टेक अवे। ओके सर, आपने अभी जो आंकड़ा बताया 23 आउट ऑफ 100, हाँ, तो 10 में से 4 पेशेंट तो अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो ये बहुत हॉरिबल एक्चुअली रेशियो है। और ऐसी सिचुएशन में भी लोग वैक्सीनेशन के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि हाँ, अभी शील्ड हमें मिल रही है, हमें एक वेपन मिल रहा है कि अपन इसके कोरोना के अगेंस्ट लड़ सकते हैं या फिर अपने बॉडी को रेडी कर सकते हैं। तो इस बारे में बहुत से लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, तो आप इसके ऊपर कैसे रोशनी डालेंगे सर? पहले तो मैं बता दूं कि मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं। मैंने दोनों वैक्सीनेशन के शॉट्स लिए हैं, और मैंने तब लिया है जब बोलते हैं ना कि शादी में पहली पंगत, बोलते हैं ना कि जब शादी होती है तो लोगों को बिठाया जाता है खाने टेस्टिंग करने के लिए, खाने को टेस्टिंग करने के लिए लोगों को बिठाया जाता है। वैसे हम फ्रंटलाइन वॉरियर, हमने वैक्सीन टेस्ट किया है, हम लोग ने लोगों को भी टेस्ट नहीं किया है। हम गए थे और हम लोग ने फरवरी के महीने में टेस्टिंग किया था। मैं आपके सामने हूं, मुझे कोई भी वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा 1-2 दिन का फीवर, थोड़ा सा जनरल पेन बॉडी में हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही बोलूंगा सबको कि प्लीज आपका अगर टर्न आए तो वैक्सीनेशन 100% करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है बॉडी में, और आपका बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, और इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच कैन सेव यू। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर वैक्सीन के बाद भी कोविड होता है, मैंने बोलूंगा हाँ बिल्कुल होगा आपको। इसका रीजन मैं आपको बोलूंगा कि हर एक वैक्सीन जो इसके पहले बनाया है 10-15 साल के रिसर्च के बाद बनाया गया है। इबोला वायरस का वैक्सीन भी 6-7 साल में बना, लेकिन कोविड का वैक्सीन एक अर्जेंट वैक्सीन है, बहुत ही जल्दी बनाया गया, 1 साल के अंदर अंदर उसको बनाया गया है। तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें एक एज द टाइम पासिस वो बेटर हो जाएगा। तो इसीलिए अभी का जो कोविड वायरसेस का इफेक्ट हो रहा है वो 1000 में 4 to 5 लोगों को ही हो रहा है, लेकिन अगर आपको होगा भी तो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होगा। माइल्ड इन्फेक्शन होकर आप 7-8 दिन में ठीक हो जाओगे। तो यू डोंट नीड टू वरी, वैक्सीन लेना बहुत सेफ है। बहुत ही सेफ है, बहुत ही सेफ। सर हमने फर्स्ट वेव जब भी था कोरोना का लास्ट ईयर में, तब हमने देखा कि जो सीनियर सिटीजन है अबव 60 है या फिर जिनको पहले से ही कुछ मेडिकल इश्यूज है, तो उनको ये अफेक्ट कर रहा था। फिर अभी ये सेकंड वेव में हमने देखा कि जो यंग जनरेशन है उनको भी हो रहा है, लेकिन अभी कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों में भी ये कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। तो अभी हम हमारे बच्चों का कैसे ख्याल रखें और उनको डीएक्सएन के कौन से प्रोडक्ट हम दे सकते हैं कि ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे? बिल्कुल, अभी मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग 3 आदमी लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 3 पर्सन लेता है। एक बहुत ही रिच आदमी, सेकंड हम लोग एक मिडिल क्लास आदमी लेते हैं, और थर्ड एक गरीब आदमी लेते हैं। ठीक है, 3 आदमी लेते हैं, और हम लोग उनका आमदनी रोक देते, यानी इमेजिन करिए तीनों को हम बोलते हैं कि आपको कमाना नहीं है। सबसे पहले किसका खर्चा होके खत्म हो जाएगा? गरीब आदमी का पैसे पहले खत्म होगा।
सेकंड किसका खत्म होगा? मिडिल क्लास आदमी का खत्म हो जाएगा। थर्ड किसका खत्म होगा? रिच वाले आदमी का। रिच वाला आदमी बहुत ही लेट उसका खत्म होगा। अभी आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये मैं बोल रहा हूं कि इम्यूनिटी वाइज जो गरीब है वो ऐसे लोग हैं जिसका मैं बोल रहा हूं कि इनका इम्यूनिटी कम है। जिनका मॉडरेट टू माइल्ड इम्यूनिटी है वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, और जो रिच आदमी है जिनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। दिस वाज माय एग्जांपल। अभी जैसे फर्स्ट वेव आया ना, तो जो एल्डरली पीपल है वो लोग अफेक्ट हुए क्योंकि उनका इम्यूनिटी सबसे कम था। लेकिन बाकी लोगों दोनों जो है, यानी जो मॉडरेट और हाई इम्यूनिटी वाले लोग था, उनका भी थोड़ा इम्यूनिटी कम होते गया। फिर सेकेंड वेव में जब हुआ तब सबसे ज्यादा अफेक्टेड मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल मॉडरेट इम्यूनिटी वाले, उनका खत्म हो गया इम्यूनिटी। और अब बच्चों का टर्न आएगा क्योंकि दे हैव द हाईएस्ट इम्यूनिटी। क्योंकि खर्चा हो रहा है। सी, इम्यूनिटी इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर। हमारे अंदर का जो एक्सपेंडिचर ऑफ सेल्स हो रहा है, इनपुट नहीं है। लोग अपना इम्यूनिटी के बारे में कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अंदर की चीजें बाहर आ रही है। तो जिनका सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो बच्चे क्यों होंगे? क्योंकि अभी जैसे ही वेव आगे बढ़ता जाएगा उनका भी इम्यूनिटी इफेक्ट होने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको अपना इम्यूनिटी अपने बच्चों के लिए ठीक करना है तो प्लीज, अगर उनको फील भी ना हो तो स्पाइरुलिना का जो पाउडर है, स्पाइरुलिना का जो पाउडर है वो रोटी में डालिए, दाल में डालिए, खाना पकाने के बाद आप ऊपर से छिड़क दीजिए और उनको स्पाइरुलिना चालू करिए। कोकोजी इज अ वेरी गुड कोको शेक हो सकता है। और इसके साथ में मैंने आरजीजीएल भी काफी बच्चे लोग जो 10 to 12 ईयर ओल्ड किड्स है वो खा सकते हैं। स्पाइरुलिना भी 10 to 12 ओल्ड ईयर वो खाते ही है। नहीं तो फिर जो स्पाइरुलिना पाउडर है, कोकोजी है, और कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये चीजें मैं बच्चों के लिए बोलूंगा कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आरजीजीएल वो खा सकते हैं, अगर टेबलेट खाने की अगर उनमें वो आ जाए, उनका जो एक चीज रहता है, तो कुछ लोग सिरप पीते हैं, तो आरजीजीएल वो खा सकते हैं। नहीं तो आरजीजीएल का जो टेबलेट है उसको ओपन करके अच्छे से उसको पानी में मिक्स करके पिलाया जाए, तो वो भी पी सकते हैं बच्चे। तो बच्चों का भी और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। सर, पिछले लॉकडाउन में देखा था, जब भी लॉकडाउन था तभी कोविड सेंटर फुल थे, और जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, सब कुछ चालू हो गया, उसके बाद मैटरनिटी होम फुल हो गए थे। हाँ। तो जो जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए, हाँ, तो उनको अगर समझो कोरोना के एंटीबॉडीज के रेफरेंस में या फिर इम्यूनिटी के रेफरेंस में अगर कुछ आपको कहना हो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम सिक्योर कर सके? बिल्कुल। सी, पेंडेमिक हो या ना हो, प्रेग्नेंट लेडीज शुड टेक स्पाइरुलिना, क्योंकि उनका जो रीजनरेशन ऑफ सेल्स है बेबी के, वो काफी अच्छा हो जाता है, और बेबी के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनका जो बेबी जब बॉर्न होता है वो प्रॉपर हियरिंग, प्रॉपर आईसाइट, उनके लंग्स, लिवर, किडनी का जो स्ट्रक्चरल जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। बट इफ आई टेल, पेंडेमिक को पकड़ के अगर हम चल रहे हैं, तो क्या होता है कि कोविड मदर्स, यानी बहुत सारे मदर्स जिनको कोविड हुआ है, उनके बेबी में ट्रांसमिशन जो होता है वो एंटीबॉडीज का होता है। यानी उनके बेबीज को एंटीबॉडी पहुंच जाता है, इसलिए वो लोग ऑब्वियसली उनके जो बेबीज है वो सेल्फ वैक्सीनेटेड हो जाते हैं जब वो बॉर्न होता है। तो एक रिसर्च किया गया था, एक गायनेकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया था कि जिन मदर्स को कोविड हुआ था, उनके बेबीज जब बॉर्न हुए थे, उनके ब्लड में से जब उन्होंने कोविड डिटेक्ट किया तो कोविड के एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब है कि दे आर ऑलरेडी इम्यूनेटेड। बट आई वुड ऑलवेज से दैट वो इम्यूनिटी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इट कैन नॉट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लैक्टेटिंग मदर्स जो रहते हैं वो बेबी को अपना एंटीबॉडीज देते रहे। तो मैं बोलूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाना चाहिए, और मदर्स को अलॉन्ग विथ इट स्पाइरुलिना चालू ही रखना चाहिए। सो व्हाट विल हैपन इज दैट वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, प्लस मिल्क का क्वालिटी अच्छा रहेगा, एंड बेबी को भी अच्छा से मिलेगा। ओके ओके सर, कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों के हेल्थ के इश्यूज तो हुए हैं, साथ में लोगों को जॉब चले गए हैं या फिर सैलरीज कम हुई है, बहुत से पैसे के इश्यूज हुए हैं लोगों को। तो इस सिचुएशन में अगर आप डीएक्सएन को आप कैसे एक अल्टरनेटिव की तरह देखते हैं कि लोगों को हेल्थ वेल्थ और उनके लाइफ में एक सुख समृद्धि हैप्पीनेस आ जाए, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हो?
सी बी इट अ डॉक्टर या फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल्स या कोई बिजनेसमैन, एवरीवन हैज बीन अफेक्टेड बाय कोरोना। सब लोग को कोरोना से अफेक्ट हुआ ही है। जो 1000 रुपए कमा रहे थे वो 500 रुपए कमा रहे हैं, जो 500 रुपए कमा रहे वो 200 रुपए कमा रहे हैं, यानी हर किसी का थोड़ा थोड़ा होके कम हो गया। और मैं मिडिल क्लास लोगों की अगर मैं बात करूंगा, हम सब मिडिल क्लास पीपल है, तो हम लोग को इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हुआ है, क्योंकि जॉब्स चले गए लोगों के, एंड पीपल आर नॉट हैविंग दैट मच मनी टू इन्वेस्ट इन सम न्यू बिजनेस। क्योंकि हर बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए आपको टीम चाहिए, जो टीम आप करोगे उनको सैलरी देना है, फिर आपको लाइसेंसिंग करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, फिर उसका लाइट बिल रेंट दो, बहुत सारी तकलीफें है। और फिर बहुत ही स्लो स्लो बढ़ेगा, क्योंकि अभी एवरीवन इज फियर के यार अभी कुछ बिजनेस में चालू करूंगा तो 2 महीने के बाद लॉकडाउन हो जाएगा तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, आई फील आई विल टेल अ वर्ड, कोरोना रेजिस्टेंट बिजनेस। डीएक्सएन इज अ कोरोना रेजिस्टेंट बिजनेस। वो कोरोना उसको इफेक्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली even in the pandemic time, the people who were doing the business have not been affected. I will say कि बढ़ गया है, बहुत लोगों का एक्चुअली बिजनेस बढ़ गया है, उन लोग का रेवेन्यू बढ़ा है, बोनसेस ज्यादा आ रहे हैं, डीएक्सएन के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है लोगों का, लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है। कोरोना के ऊपर इतना रिसर्च किया गया, अपने लोगों का जो मेडिसिन जो लेके नहीं हुआ है लेकिन डीएक्सएन प्रोडक्ट से वो ठीक हुआ है, तो टेस्टिमोनियल्स बहुत आए, लोगों के टेस्टिमोनियल्स इतने सारे आए हैं कि हैप्पीनेस बढ़ गया है, लोग वेल्दी हो रहे हैं, जो लोग बिलो मिडिल क्लास थे वो मिडिल क्लास आए, जिन मिडिल क्लास थे वो ऊपर गए। तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तो बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा हुआ है कोरोना के पेंडेमिक टाइम पे। तो आई वुड से डीएक्सएन नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज कोरोना रेजिस्टेंट, यानी आपको लॉकडाउन की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, आपको हेल्थ की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस लोगों को बताना है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने टेस्टिमोनियल्स बताना है, लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कंज्यूम करने हैं, और वो बढ़ते ही जाएगा। वैसी बात है। अपने डीएक्सएन का बिजनेस ये कोरोना रेजिस्टेंस बिजनेस है। बिल्कुल सर अभी ये तो हमारी लड़ाई पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बिल्कुल ये एक छोटा ऐसा जीव है जो हमें दिख ही नहीं रहा है, ये एक अदृश्य एनिमी है हमारा, और इसके साथ हमारी पिछले 1.5 साल से लड़ाई चल रही है। हाँ। तो ये लड़ाई कब खत्म होगी, ये लड़ाई हम कैसे जीतेंगे, और ये सब कब खत्म होगा सर ये? अभी ये जो क्वेश्चन है वो मैं बोलते हैं ना पॉजिटिव, सकारात्मक हम लोग चाहते हैं कि मैं बोलूं कि इतने टाइम फ्रेम में होगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 2 से 3 साल में हर्ड इम्यूनिटी जब आएगा, बॉडी हमारे सबके बॉडीज में जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, नॉट ओनली अस, इट इज वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में। इम्यूनिटी को इलैबोरेट करिए ना थोड़ा। हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यूनिटी है जिसमें आपको आप इफेक्ट भी ना हो लेकिन आप में एंटीबॉडी आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे कि वो टेस्ट कराते हैं लेकिन पॉजिटिव आता है, उनका एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, वो बोलते हैं कि मुझे कभी कोरोना हुआ ही नहीं तो मैं कैसे पॉजिटिव हो गया, मुझे तो कभी टेस्ट भी नहीं गया। तो दिस इज हर्ड इम्यूनिटी। आपको कम्युनिटी से आपको इम्यूनिटी मिल गई। तो जब तक 60 to 70% ऑफ द होल वर्ल्ड डज नॉट गेट एंटीबॉडी, आई डोंट थिंक सो कोरोना के लिए बहुत इजी होगा जाने के लिए, बिकॉज कोरोना अदृश्य नहीं हो जाएगा, हम लोग को कोरोना के ऊपर हावी होना है। सो टिल वी डोंट बिकम स्ट्रॉन्गर देन कोरोना, इट विल नेवर गो। सो इफ वी वांट टू विन दिस बैटल, वी हैव टू गो इन स्टेप बाय स्टेप पैटर्न। अभी हम लोग को हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत सोचना चाहिए, अभी हम लोग को हमारे ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए वो सोचना चाहिए, और वैक्सीनेशन करना चाहिए, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव रहना है। मीन्स वी हैव टू बिल्ड द एंटीबॉडीज इन विद इन अस, एंड देन ओनली वी कैन विन दिस बैटल। तो इंडिविजुअल बैटल विन करना है, यू हैव टू विन द बैटल इनसाइड यू, आई हैव टू विन द बैटल इनसाइड मी। अगर हम इंडिविजुअली विन बैटल करेंगे ना, तो आई थिंक सो विल विन दिस बैटल। सर इवन आई हैव हर्ड कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं
So some kind of chemical secreted in our body which produce some kind of antibodies. Is it true? बिल्कुल बिल्कुल. एंडोर्फिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है व्हेन वी थिंक गुड, व्हेन वी फील गुड. तो एंडोर्फिन क्या करता है, अंदर जाके गुड सेल्स को प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन अपने आप हो जाता है. तो ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन पॉजिटिव. म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए. ज्यादा से ज्यादा कोरोना के न्यूज मत पढ़िए, क्योंकि वो हमेशा मिर्च मसाला डाल के मीडिया बताती है हम लोग को थोड़ा सा स्केयर करने के लिए, हम लोग को थोड़ा सा डराने के लिए. तो अभी सबको ही पता है कि कोरोना का क्या अभी स्टेट है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें मत सोचिए. ट्राई टू थिंक पॉजिटिव मोर देन दैट. सर अगला अगला सवाल मेरा है कि लोगों को डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल. आई मीन टू से कि बीमार होके डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता. आपके जैसे अच्छे डॉक्टर रहेंगे तो हर कोई आपके पास तो अट्रैक्ट हो ही जाता है. नहीं नहीं. तो प्रिकॉशन के लिए आप डीएक्सएन के क्या प्रोडक्ट्स सजेस्ट करेंगे टीनेजर्स के लिए, मैरिड कपल हो, सीनियर सिटीजन या फिर ऑल एज ग्रुप के लिए? एक see, be it a teenager or a married couple or a senior citizen, I feel बेसिक में बोलूंगा ना तो 4 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए. एक है ऋषि गैनो टी. ऋषि गैनो टी इज वन ऑफ द थिंग विच आई से कि हर घर में होना चाहिए. और दिन में 1 लीटर चाय पीजिए, 1 लीटर फिक्स्ड, 1 लीटर चाय पीजिए. स्पाइरुलिना इज अनदर थिंग विच शुड बी देयर इन एवरी हाउस. And roselle का juice, roselle juice has to be there because it gives you vitamin C and it is a very good like आपका जो immunity बढ़ाने के लिए भी बहुत काम लगता है. And fourth is nonizi morinda जो citrifolia, वो बहुत ही ज्यादा, it is one of the best herbs I would say which even Abdul Kalam ji has promoted when he was alive. So I feel these 4 things will give a boost. So आपको गैनोडर्मा भी आ गया, स्पाइरुलिना भी हो गया, रोजेल हो गया और मोरिंजी. तो ये चारों चीज आपके अंदर आ जाए तो ये मिनिमम बोल रहा हूँ. मैक्सिमम इज द लिमिट. आप कॉर्डिसेप, आप लिंजी स्पाइसेस टी, आप बहुत कुछ ले सकते हैं. लेकिन ये मिनिमम प्रोडक्ट्स में बोलूंगा कि हर घर में होना ही चाहिए, जिससे आपका बहुत ही ज्यादा से ज्यादा आप अपना बॉडी को एक इम्पेटस दे सकते हैं along with the other things. Precaution is better than cure. Obviously. Or face mask is better than oxygen mask. Choose your mask. Both mask is available. So सर आज के सेशन में आप अपने जो अभी के जो पार्टिसिपेंट है अपने मीटिंग के, तो उनको एक टेक अवे मैसेज आप क्या देना चाहोगे कि वो अपने आप का ख्याल रखे और इस पेंडेमिक सिचुएशन को खुद को पॉजिटिव रखे, हेल्दी रखे? तो आपका टेक अवे मैसेज क्या रहेगा? सबसे पहले बोलूंगा कि जो SMS है, SMS यानी सैनिटाइज योरसेल्फ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये फॉलो करना ही है आपको. सेकंड है वैक्सीनेशन का, जब भी आपको टाइम मिले, आपका जब स्लॉट है तब जाइए. थर्ड है कंसिस्टेंट डीएक्सएन प्रोडक्ट का सेवन. कंसिस्टेंट, आज लिया परसों नहीं लिया, नर्सों में लूंगा, बाद में देखूंगा मेरे प्रोडक्ट खत्म हो गए, मेरे अपलाइन ने नहीं दिया, मेरा डाउनलाइन ये कर रहा है, कोई अरेंजन. बी प्रिपेयर्ड. ऑब्वियसली जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका डोजेज क्या है, आपको पता चलता है मेरा ये खत्म होने वाला है, डायरेक्टली आप ऑर्डर करिए. मे बी अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा चीजें यहाँ वहां हो रही है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर थिंग. सो देयर शुड बी नो एक्सक्यूज के मेरे पास वो खत्म हो गया है. तो ये एक चीज है. एंड द फोर्थ थिंग इज आई वुड से कीप योर बॉडी वेरी पॉजिटिव. ऑब्वियसली म्यूजिक्स है, काम, आपको जो चीज पसंद है वो आप करिए. एंड ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव. इन दिस नेगेटिव वर्ल्ड द ओनली थिंग विच इज हैज टू हेल्प अस इज द हम लोग का यूनिटी. Try to speak more and more about the products of DXN to people so that they might understand, because many people अभी रेमडेसिविर है, बिवेसुमेब है और पता नहीं क्या क्या नए दवाइयां हैं. मैं जब बोलता हूँ कि रेमडेसिविर मत लो, आप ये चालू करिए, तो उनको नहीं समझता है, बिकॉज दे थिंक कि 50,000 का कोई मेडिसिन है. टोसिलिजुमाब 50,000 रुपीज का है एक ऑयल. अभी आप 50,000 में सोचिए कितना DXN के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. You want to get sick and then you want to get all these things. आप पहले से क्यों नहीं कर सकते? I don't understand.
understand the concept of people not taking care of themselves and then running about finding medicines. तो मैं यही बोलूंगा, prevention is cure. Wear a mask, have DSN products and be positive. Just don't think that आप COVID-19 के pandemic में रह रहे हो. Think you are in a very good environment and then see how the things happen. आपका attitude change करिए. This is what I want to tell everyone. संतोष. जी सर, देवकर सर. डॉक्टर सिडनी सर, खूप छान माहिती सांगितली तुम्ही. म्हणजे मी तर म्हणेन की तुम्ही ऍक्च्युली याच्या अगोदरच यायला हवं होतं, पण संतोषनी सगळं हे केलं, ऍडजस्टमेंट केली आज, आणि त्यांनीच इनिशिएटिव्ह जास्त घेतला. आणि खरंच तुम्ही चांगली माहिती आम्हाला दिली, कारण लोक काय झालेत की डॉक्टरांनाच काहीतरी चुकीचं बोलत बसतात, दवाखान्यावरती विश्वास ठेवत नाहीत, पण स्वतःची काळजी कोणीच करत नाहीये. तर आजच्या मीटिंग मधून तुम्ही जी माहिती दिली त्यात मला जे आवडलं, तर सगळ्यात महत्वाचं, कोरोना आलाय, पण कोरोना येताना एक्सटर्नल वेव्ह तुमच्या बॉडीमध्ये चाललाय. तर जे आपण प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजेत ते प्रिकॉशन नक्की जर प्रत्येकाने घेतल्या तर कोरोना आपण स्प्रेडर पासून नक्की वाचू शकतो. आणि इंटरनल इम्युनिटी करता DXN भरभरून खायचंय, हे सगळेजण खात राहतील. खूप छान माहिती सांगितली. आणि संतोष, तुमचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद. ओके, स्टॉप शेअर कर, काही डॉक्टर लोक शेअरिंग करतील. संतोष, स्टॉप शेअर कर स्क्रीन. थँक्यू. डॉक्टर अशोक जामदार आपल्या मीटिंगला अवेलेबल आहेत. तर आम्ही गोव्यामध्ये एकत्र होतो. डॉक्टर अशोक जामदार, नितीन कदम सर, शिवाजी माळी सर आणि प्रोफेसर वसुपाल सर. तर डॉक्टर अशोक जामदार, तुमचं मत शेअरिंग करा. डॉक्टर सिडनी समोर आहेत. डॉक्टर अशोक जामदार, अनम्यूट करता येईल का? हॅलो. हा, बोला डॉक्टर. येतोय आवाज? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कैसे हो सर? ऑल गुड. हॅलो. आज जे तुम्ही माहिती सांगितली बरीच इम्पॉर्टंट पण होती, पण त्यात सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट एक होता तो हा की आपली इम्युनी सिस्टम ही कोरोनाच्या अपोजिट जास्त प्रमाणात झाली पाहिजे. म्हणजे इम्युनी सिस्टम जर कोरोनाची असेल तर त्याच्यापेक्षा आपली इम्युनी सिस्टम जर चांगली झाली व्हायरसच्या अपोजिट, तर आपल्याला तो व्हायरस काही करू शकत नाही. हा महत्वाचा पॉइंट तुम्ही या मीटिंग मध्ये सांगितला. म्हणजे जर रन फास्ट झाली आपली इम्युनी सिस्टम कोरोनाच्या अपोजिट, तर आपल्याला कोरोना होण्याची शक्यता फार दाट कमी आहे. आणि मेन महत्वाचा दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा याच्यामध्ये एक होता की प्रत्येकाने प्रॉडक्ट आपली इम्युनी सिस्टम वाढण्यासाठी घ्यायला पाहिजे. जे DXNचे प्रॉडक्ट महत्वाचे प्रॉडक्ट सांगितले तुम्ही, रोसेल, नंतर स्प्रुलिना, गॅनोटी चहा, म्हणजे 1 लिटर, सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट तो होता. असे जे महत्वाचे जे पॉइंट सांगितले ते खूप इम्पॉर्टंट होते. त्यात नोनी ज्यूस हा फार इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामध्ये कधी कधी कोरोना पेशंटला फिवर येतो, बॉडी एक होतं, त्याच्यामध्ये नोनी ज्यूसचा खूप चांगला उपयोग झालेला आहे. असे जर प्रॉडक्ट व्यवस्थित घेतले तुम्ही सगळ्यांनी आणि जर तुमची इम्युनिटी सिस्टम चांगली ठेवली तर तुम्हाला कोरोना होण्याची शक्यता फार कमी आहे. आणि दुसरा एक महत्वाचा पॉइंट असा आहे की ज्या लोकांना कोरोनाविषयी खूप बातम्या ऐकतात, ते एक सिडनी सरांनी खूप महत्वाचा, आपने बहुत अच्छी बात बताई हो कि इन लोग माइंड में बहुत कुछ लेते, ये न्यूज देखे वो न्यूज देखे, और वो न्यूज वो जो सुनते उससे भी माइंड अपना बहुत अलग हो जाता है. अपने विचार पॉजिटिव उनके नेगेटिव प्रमाण में जाते. इसलिए अपना विचार हमेशा अगर अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा तो अपने को आप लोग सब पॉजिटिव विचार में रहेंगे तो माइंड भी आपका अच्छा रहेगा. उसमें अपना शून्य ध्यान अगर हर कोई करेगा घर में रोज, जो शून्य ध्यान आपने जो सीखा है जहाँ सीखे, जो आए शून्य ध्यान का प्रोडक्ट, अपने शून्य ध्यान का जो योगा, वो अगर डेली करेंगे तुम लोग, माइंड सेट अपना एकदम अच्छा हो सकेगा उसकी वजह से. और माइंड एकदम सेट पॉजिटिव हो जाएगा तो हर बात अपनी अच्छी हो जाएंगी. इम्यूनिटी सिस्टम आपके माइंड की भी बढ़ना चाहिए और शरीर की भी बढ़ना चाहिए. अगर दोनों भी, मन और तन दोनों अगर ठीक रहेंगे तो आपको कोई वायरस कुछ कर नहीं सकता है. थैंक यू. नितीन कदम सर. गुड मॉर्निंग देवकर सर. गुड मॉर्निंग सिडनी सर. सिडनी सर ओळखला का नितीन कदम सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ. अरे नितिन सर कैसे हो? अरे क्या बात है. अरे बहुत मस्त हूँ. आपकी इंफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छी लगी. आई विल रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल एंड ट्राई टू गिव देम दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू especially from doctors.
लोग विश्वास नहीं कर रहे कि ये पॉपुलर क्यों नहीं है। आप जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं, न्यूट्रिशन बताते हैं, अगर ऐसा होता तो रेमेडीज के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं। बट मैं आपके बहुत सारे रेफरेंसेस आज के लेक्चर के लेके लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों जरूरत है। बिल्कुल। मुझे काफी अच्छा लगा ये सारा इन्फॉर्मेशन, एंड बहुत कुछ डाउट क्लियर हो गए मेरे। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितिन जी, टेक केयर। यस यस। शिवाजी मालिक सर। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. मालिक सर. संतोष, व्हेरी गुड मॉर्निंग. सिद्धी सरांच्याकडून आज छानच इन्फॉर्मेशन मिळाली आणि मेन कसं एक घरातल्या माणसाकडून, आपल्या परिवारातल्या माणसाकडून ज्यावेळेस माहिती मिळते त्यावेळेस एक चांगला विश्वास बसतो आणि आज कोणाचं कन्फ्युज माइंड असेल तर ते शुअरली सर क्लिअर झालेलं असणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि सर तुम्ही वेळ दिला आणि अजूनही आम्हाला असा वेळ देत राहावा सर. ओके, डॉक्टर अरुण आवाळे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. एक्चुअली आज डॉक्टर सिडनी सर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बहुत पावरफुल था आणि सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना कितना जरूरी है ये हर एक को समझना चाहिए. और एक थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब अभी जिसको पता है डीएक्सएन वही समझता है, लेकिन अभी जो पेशेंट हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, उनको अगर देने के लिए ट्राई करेंगे तो डॉक्टर लोग पहले से ही मना कर देते, अरे कुछ नहीं पहुंचाना है. अगर उनको थोड़ा सा पहले मिलकर बताएंगे तो कोई कर रहे हैं ऐसे कि ये देने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, तो ऐसा बोलकर दे सकते हैं. लेकिन बहुत सारे डॉक्टर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा पहले ही पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए अगर स्टार्टिंग है तभी देने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बात रहेगी. और इससे बड़ी बात तो पहले ही लेना चाहिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए. आज जो भी सुन रहा है उन्होंने लेना बहुत जरूरी है. और मैं खुद अभी 9 साल से घर में हर एक को यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में पेशेंट तो आते हैं, तो आज तक तो हमको घर में कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आया इसकी वजह से, क्योंकि ये 9 साल से पूरा ठीक से यूज कर रहे हैं. पूरा इसका बेनिफिट हमारे फैमिली को बहुत अच्छा हुआ है. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके, डोके मैडम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सिडनी सर. गुड मॉर्निंग मैम. मैंने आपका लेक्चर डोंबिवली में सुना था, डीएक्सएन की मीटिंग सुनी थी मैंने. मुझे ये पूछना है आपको कि डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो हम जो टैबलेट देते हैं पेशेंट को, उनके साथ ये डीएक्सएन की गोलियां नहीं खाना है, तो ये बराबर है क्या? डीएक्सएन की जो गोलियां हैं वो दवाइयां कहाँ पे है? हाँ, वो तो हम बताते हैं दवाइयाँ नहीं है, ये न्यूट्रिशन है. फिर भी वो मना करते हैं डॉक्टर लोग, देते नहीं है खाने को. खाना भी बंद कर दूं, खाना मैं भोजन भी बंद कर देता हूँ ना, अगर डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स भी नहीं खाना है. और पेशेंट भी उनका ही सुनते हैं. पेशेंट को मालूम है ये न्यूट्रिशन है, फिर भी वो बोलते हैं हमारे डॉक्टर ने बोला है, हमको खाने के लिए मना किया है तो हम नहीं खाएंगे. उनको आप अगर वो नहीं खा रहे तो उनको अलग चीजें दीजिए, जैसे स्पिरुलिना के सीरियल्स दीजिए, उसको चाय दीजिए, उनको कॉफी दीजिए, उनको रोजेल का जूस पिलाइए. उनको टैबलेट फॉर्म में इनिशियली मत दीजिए, जैसे कि आरजीजीएल टैबलेट फॉर्म में है और स्पाइरुलिना टैबलेट फॉर्म में है, तो शायद उन लोग का एक्सेप्टेंस थोड़े दिन के लिए ठीक नहीं रहेगा. जैसे टी है, स्पाइरुलिना सीरियल है, कॉर्डिसेप सीरियल है, कॉर्डिसेप कॉफी है, ये सारी चीजों से उनका विश्वास आ गया तो वो ऑटोमेटिकली वो टैबलेट फॉर्म में भी खाने लगेंगे. ओके सर. हाँ, डायरेक्टली आप जैसे कोई अगर आपका विरोध कर रहा है तो सामने से विरोध मत करिए, उनको समझाइए कि आपका जो बोलना वो ठीक है, लेकिन मैं दवाइयां दे ही नहीं रही हूँ, ये तो भोजन है. इसको भोजन का एक कन्वीनियंट रूट है टैबलेट फॉर्म. अगर मैं आपको एप्पल नहीं खिलाऊंगी, आपको पाइनएप्पल नहीं खिलाऊंगी तो मुझे आरजीजीएल भी नहीं देना, क्योंकि वो भी एक इट्स अ फूड, इट्स नॉट अ मेडिसिन. ओके सर. ओके, थैंक यू. जगदीश बिराजदार.
हा सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. खूपच Good छान morning. मीटिंग झाली. मला वाटतं आज पूर्ण टेक्निकली आणि जे डॉक्टरांकडनं जे काही डाऊटेबल आहेत आज मनामधले, त्या बऱ्यापैकी सरांनी हे पूर्ण क्लिअर केलेत. आणि मला वाटतं की सरांची एखादी वीकली मीटिंग असावी, कारण डॉक्टरांची खूप गरज आहे लोकांना, की नवीन नवीन लोकांना हे डाऊट क्लिअर होऊ शकतात. तर मला वाटतं की सर तुम्ही एक वीकली, तुम्हाला ज्यावेळेस सुट्टी असते त्यावेळेस एक वीकली तुम्ही सेशन आम्हाला तेवढा वेळ द्या. थँक्यू सर. कोल्हापूर सुनील नंदीकुळे सर. मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सिडनी सर ने आज जो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, जो आज चाहिए था मार्केट में. और सिडनी साहब को मेरा एक सवाल है, पूछने का था. जैसा आज 7 बजे आरवीसी यूट्यूब चैनल में रत्ना मैम ने जो बताया, जी, इसका एसिडिक है, उसमें वायरस रह सकता है, बिल्कुल. लेकिन बॉडी अल्कलाइन है, हाँ. उधर वायरस कोई भी रहने दो, नहीं रह सकता. हाँ. वैसा अभी जो वैक्सीन का जो माहौल चल रहा है, हाँ. उसमें 2 टाइप का वैक्सीन है, एक हाँ. कोवैक्सीन और कोविशील्ड. हाँ. में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कौन सा वैक्सीन लेने का. कोई लोग बता रहे हैं कोविशील्ड अच्छा है. ये दोनों में एक मिनट. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपको बोला नहीं जाएगा कोवैक्सीन लेना या कोविशील्ड है. ये आप किसी को ऑप्शन नहीं है. अगर आप कोई सेंटर पे जाएंगे, आपको पहले से बताया नहीं जाएगा कि आपको कोवैक्सीन मिल रहा है, कोविशील्ड मिल रहा है. आपको जो मिलना है वो आपको दिया जाएगा, क्योंकि हर एक वे में सिर्फ उसका प्रोडक्शन 2 अलग वे में. जैसे कि कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, जो अब्रॉड से उसका जो रेसिपी है, कैसे बनाने का जो चीज है, वो एस्ट्राजेनेका के पास राइट्स है, उसने वो बनाया, लेकिन बनता इंडिया में ही है. दूसरी बात है, कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक पुणे में बनता है. दोनों का जो चीज है, एफिकेसी वगैरह वगैरह जो भी है, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है. 99 और 100% में